जब ये हैंडसम फेलो गलती से अपने डॉग को ढूंढते हुए स्कूल आ जाता है, सारी लड़कियां फौरन उस पर फिदा हो जाती हैं। वो सब बस उसे देखती ही रह जाती हैं कि वो कितना क्यूट है। स्कूल की ब्यूटी तुरंत आगे बढ़कर उसका इंस्टा आईडी या फोन नंबर पूछती है, जो भी वो शेयर करने को तैयार हो। लेकिन हमारा लड़का इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इंस्टा आईडी आखिर होता क्या है। वो कहता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार है जब उसे रिजेक्शन मिला है और वो गुस्से से लाल हो जाती है, सोचती है कि वो बस भाव खा रहा है। फिर भी हमारा लड़का बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो बस अपने डॉग को पकड़ता है और जाने की कोशिश करता है। तभी टॉप स्कूल बुली उसे लड़कियों से घिरा हुआ देखता है और गुस्से से भर जाता है। ये अनजान लूजर अचानक इतनी अटेंशन क्यों पा रहा है? तो वो एक सॉकर बॉल उठाता है और पूरी ताकत से उसे किक मारता है। बॉल सीधे हमारे लड़के के चेहरे पर आकर लगती है। वो बिना डॉज किए इसे एक चैंप की तरह सह लेता है। नाक से बहते खून को नजरअंदाज करते हुए वो बस एक चीज पर गुस्सा है। उस ठग ने लगभग उसके डॉग को चोट पहुंचाई थी और अब उसे अपॉलजी देनी होगी। लेकिन बुली बस जवाब में हंसता है। वो हमारे लड़के को एक प्राइवेट चैट के लिए इनवाइट करता है, जहां लड़कियां उन्हें नहीं देख सकें। जैसे ही वे कॉर्नर से आगे बढ़ते हैं, बुली कायरता से उसे पीठ पर किक मारता है और वहां पुलिस का एक पूरा गैंग इंतजार कर रहा होता है। वो सब उसे अपनी फिस्ट से ठीक से वेलकम करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले मेन बुली उसे वार्निंग देता है कि स्कूल ब्यूटी के पास दोबारा आने की हिम्मत भी ना करे। हमारा लड़का बस मुड़कर जाने लगता है, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। कुछ लड़के तुरंत उसका रास्ता रोकने के लिए आगे आते हैं और उसके डॉग को डराकर एक गंभीर गलती कर बैठते हैं। उनमें से एक डॉग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक ऐसा पंच मिलता है जो उसे बेसुध कर देता है। बाकी बुलीज हैरान है कि उसने उस लड़के को एक ही हिट पे गिरा दिया। तो वे सबसे बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं और एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे लड़के के पास इमॉर्टैलिटी का हार्ट है और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और फास्ट है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसके बस कुछ मूव्स ही उन्हें हवा में उछालने के लिए काफ़ी हैं। टॉप बुली की तो पैंट्स गीली हो जाती हैं और वो फेंस के पास कॉर्नर हो जाता है। हमारा लड़का एक डेविस्टेटिंग फिनिशिंग ब्लो देता है, लेकिन आखिरी सेकंड में रुक जाता है। उसके सिर के ऊपर की वॉल को क्रैक कर देता है। सारे बुलीज दहशत में हैं और उसके जैसे मॉन्स्टर से जितनी तेजी से भाग सकते हैं भाग जाते हैं। तो हमारा लड़का इतना स्ट्रांग क्यों है और वो डॉग से इतना प्यार क्यों करता है? जॉन विक की तरह ये सब कुछ समय पहले शुरू हुआ था। दो स्ट्रीट थग्स ने उस पर हमला किया, उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ बुलडोज करता हुआ गया और कुछ गहरे जड़े हुए वायर्स को यांक कर दिया। उन केबल से बहता मैसिव करंट हमारे लड़के तक पहुंच गया, उसे मौत के घाट उतार दिया, साथ ही उन थग्स को भी जो उसे पकड़े हुए थे। बिजली ने उन तीनों को जलाकर क्रिस्प कर दिया, लेकिन केवल हमारा लड़का ही अगले दिन देखने के लिए जिंदा बचा। भले ही ब्लास्ट ने उसके पूरे शरीर से फ्लैश उतार दिया था, फिर भी वो जिंदा वापस आने में कामयाब रहा। लड़का सचमुच मौत से रेजरेक्शन कर गया। उसे रेजरेक्शन बॉय यूं ही नहीं कहा जाता था। दरअसल इस स्पेशल वर्ल्ड में कुछ सिलेक्ट इंसान स्पेशल हार्ट्स रखते हैं। ये एक रेयर म्यूटेशन है जो केवल मुट्ठी भर लोगों को ब्लेसिंग देता है। ये म्यूटेटेड हार्ट्स अपने विल्डर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जो पूरी तरह से कॉमन सेंस को डिफाई करते हैं। स्वाभाविक रूप से इन एबिलिटीज को रखने वाले लोगों को हार्ट म्यूटेंट्स कहा जाता था। कुछ के लिए एक म्यूटेटेड हार्ट कवेट करने लायक चीज थी, भगवान से एक ब्लेसिंग जो केवल कुछ प्रिविलेज लोगों को दी जाती थी। लेकिन हमारे लड़के के लिए वही ब्लेसिंग एक कर्स बन गई जब उसे रेजरेक्शन का हार्ट मिला। हर बार जब वो मरता है, उसका हार्ट उसे वापस जिंदा करता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी को रिकवर करना शुरू कर देता है। पूरे एक डेकेड तक उन्होंने उसे एक लेबोरेटरी में बंद रखा, उसे अकल्पनीय टॉर्चर दिया। उन्होंने उसे लीथल पॉइजन्स खिलाए और व्यवस्थित रूप से उसके लिम्स को सेवर्ट किया। फिर भी चाहे कितनी भी अट्रॉसिटी हो, लड़के के यूनिक हार्ट ने उसके बॉडी को रेसरेक्ट होने के लिए मजबूर किया। एक फेटफुल दिन वो आखिरकार एस्केप करने में कामयाब रहा। हालांकि 10 साल की लगातार एगनी ने अपना असर दिखाया था। अब वो दुनिया में एक लिविंग कॉप्स की तरह भटक रहा था। अपनी अपीयरेंस की वजह से वो एक लोकल डंप साइट पर रिट्रीट्स करता है और अपने बॉडी को रिप्लेनिश करने में मदद करने के लिए एडिबल फूड ढूंढना शुरू कर देता है। उसे सड़ी हुई ब्रेड का एक टुकड़ा मिलता है जो अभी भी कुछ हद तक एडिबल लगता है, तो वो उसे डिवावरिंग करने लगता है। वो बाहर से टेरिफाइंग लग सकता है, लेकिन अंदर से वो इनक्रेडिबली बेनेवोलेंट है। एक भूखे पपी को एक बाइट के लिए बेगिंग करते हुए देखकर वो अपना मील खुद रखने के बजाय उसे शेयर करने का फैसला करता है। इस काइंडनेस की वजह से जल्द ही उसके चारों ओर 4 लेगेड एडमायरर्स का एक पूरा पैक होता है।
अचानक उसे एक कमोशन सुनाई देती है। एक सेफ डिस्टेंस से झांकते हुए उसे कुछ थग्स एक हाई स्कूल गर्ल को हरास करते हुए मिलते हैं। वो क्रीप्स साफ तौर पर कुछ बुरा कर रहे हैं, उसे कॉर्नर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेचारी लड़की उनसे रीजन करने की कोशिश करती है, प्लीडिंग करती है कि वो बस एक अंडरएज स्टूडेंट है। लेकिन एप्स्टीन की ये एब्सोल्यूट डिजेनरेट डिसाइपल्स परवाह नहीं करते। उन्हें बस उनका अगला विक्टिम चाहिए गोन ओवर करने के लिए। आप सोच रहे होंगे एक स्कूल गर्ल एक डिजर्टेड साइट पर क्या कर रही है। खैर, पता चला कि वो डॉग फूड ले जा रही है। वो क्लू हमारे लड़के के लिए ये रियलाइज करने के लिए काफ़ी है कि वो बस ट्रेस को फीड करने आई है। इससे पहले कि चीज़ें डार्कर टर्न ले, हमारा लड़का आखिरकार इंटरवीन करने का फैसला करता है। अपने हिडियस फेस को एक हैंडकचीफ के नीचे छिपाते हुए वो गूंस को वार्निंग देता है कि लेडी को अकेला छोड़ दें। हालांकि ये काफ़ी ऑब्वियस है कि ये थग्स एक गटर एट की तरह रहने वाले किसी होबो से डरने वाले नहीं हैं। वो तो यहाँ तक जाते हैं कि हमारे लड़के के चारों ओर अपनी आर्म्स लपेट लेते हैं, मॉकिंगली उसके साथ कोजीइंग अप करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसकी उन्होंने अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस में भी कभी उम्मीद नहीं की होगी। एक लिटरल बॉल ज़ॉम्बी जिसका मुश्किल से कोई फ्लैश है उनकी सोल्स में सीधे घूर रहा है। उनमें से एक तो स्कैर्ड की तरह जोर से चिल्ला उठता है। उसका फेस सचमुच स्वेटिंग बुलेट्स कर रहा है। हमारा लड़का फाइटिंग स्टैंस में आता है, अपनी बोनी आर्म को स्विंग करता है और उन क्रीप्स को गेट लॉस्ट होने की थ्रेट देता है। वीक इन द नीज गूनर्स ठोकर खाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, डैम्सेल इन डिस्ट्रेस को पीछे छोड़ जाते हैं। हालांकि इस फ्लैशलेस आदमी को देखकर उसे और भी ज़्यादा डिस्ट्रेस महसूस होता है। उसके डर और भी बढ़ जाते हैं जब हड्डियों का ये डरावना सैक उस पर लंजेस करता है, सिर्फ उसके ठीक बगल से जिप पास्ट करने के लिए। असलियत में लड़का सिर्फ उस डॉग फूड के पीछे है जो उसने ज़मीन पर गिरा दिया था। वो उसे डिवाउरिंग करने लगता है, जैसे उसकी सर्वाइवल उस पर ही निर्भर करती हो, जो कि ईमानदारी से कहूँ तो करती है। ब्रो सिर्फ फूड नहीं खा रहा, वो सचमुच उसे इनहेलिंग कर रहा है। फिर भी वो अपने मैनर्स नहीं भूलता। वो उस अनसस्पेक्टिंग गर्ल को स्टार्टलिंग करने के लिए अपोलोजाइज करता है और पोलाइटली पूछता है कि क्या वो किबिल रख सकता है। हड्डियों के इस क्रैकलिंग सैक को असल में बोलते हुए सुनकर लड़की बुलेट की तरह ब्लिट्सेस अवे करती है। उसका दिमाग इस फ्रैंकेनस्टाइन टाइप पर रेड अलर्ट्स फ्लैश कर रहा है। खैर, हमारा लड़का इतनी ही उम्मीद करता है और ईमानदारी से कहूँ तो ये उसके फेवर में ही होता है। अब उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है बाकी फूड को ख़त्म करने के लिए। हमें हैरानी हुई, लड़की में उस गूनर गैंग से कहीं ज़्यादा गट्स हैं। वो अभी भी वहीं है, एक सेफ डिस्टेंस से झांकती हुई और उसे खाते हुए देख रही है। सिचुएशन को एनालाइज करते हुए वो सोचती है कि एक इंसान के लिए इस हद तक डेवस्टेटेड बॉडी के साथ अभी भी ब्रीदिंग करना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए ये डिड्यूस करना मुश्किल नहीं है कि वो एक हार्ट म्यूटेंट है। वो पहले से ही इस फैक्ट से फेमिलियर है कि हार्ट म्यूटेंट सभी तरह की वैकी एबिलिटीज रख सकते हैं। रियलाइज करते हुए कि उसने अभी अभी उसे बचाया है, वो इंडेटेड महसूस करती है और वापस उसके पास जाती है। गुडविल के जेस्चर के तौर पर वो कॉशियसली उसे एक सबवे सैंडविच ऑफर करती है, मानती है कि वो स्टार्विंग है। स्वाभाविक रूप से लड़का क्लूलेस है। ये टर्न ऑफ इवेंट्स पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। जैसे ही वो उसे ग्राब करने के लिए अपना हैंड बढ़ाता है, वो उसकी अपीयरेंस से डरकर भाग जाने के लिए अपोलोजाइज करती है। फिर से आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते, ये किसी भी ह्यूमन के लिए एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है। गिफ्टेड मील को घूरते हुए लड़के को रियलाइज होता है कि ये पहली बार है जब उसे किसी और से फूड मिला है। वो थ्रिल्ड है और तुरंत डिग्स इन करता है। उसने पहले कभी सबवे नहीं खाया था। वो बस ट्रैश में मिलने वाले रैपर्स से ही फेमिलियर है। वो पहला बाइट उसे सचमुच ऐसा महसूस कराता है जैसे वो हेवन में हो। उसे यकीन नहीं होता कि इस वर्ल्ड में ऐसा हेवनली फूड एग्जिस्ट करता है। उसने इतनी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ बहुत सालों से नहीं खाई थी। वो ना सिर्फ लुक्स में 10x10 बैटी है, बल्कि अंदर से भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। उसकी नर्व्स आखिरकार काम डाउन होती हैं। उसे उसका नेम पूछने की करेज मिलती है। लड़का अपना परिचय जीरो के रूप में देता है। वो उसे वार्मली ग्रीट्स करती है और अपना नेम भी शेयर करती है, सॉन्ग हाई। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए वो उससे पूछती है कि वो ओपन में ऐसी रफ लाइफ क्यों जी रहा है। जियो रिवील करता है कि उसे ऐसे लोग चेस कर रहे हैं जो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जैसा कि पता चला, एक शेडी लैब है जिसका एकमात्र पर्पस हार्ट म्यूटेंट्स को कैप्चर करना और उन पर सिक टेस्ट्स करना है। यही कारण है कि जियो एक लैब-रैट होने के बजाय एक डंप में रहना प्रेफर करता है। हिजी उसकी सिचुएशन की हार्श रियलिटी को डाइजेस्ट करने के बाद विजिबली टेंस है। उसने इस बारे में सिर्फ न्यूज़ में रूमर्स सुने थे और उसे रियलाइज नहीं था कि ये असल में ट्रू है। जियो डबल्स डाउन करता है,
स्वेरिंग करता है कि हर वर्ड ट्रू है। वो पूरे 1 डेकेड तक उस लैब में फंसा रहा है, टॉर्चर और सभी तरह के मॉर्बिड एक्सपेरिमेंट्स का शिकार रहा है। उन्होंने सचमुच उसे पॉइजन इंजेस्ट करने के लिए मजबूर किया या उसे सीधे उसकी वेन्स में इंजेक्ट किया। इस बेचारे लड़के के 10 साल के टॉर्चर को सहने का ख्याल ही हियाई को सिक टू हर स्टमक महसूस कराता है, क्योंकि जियो के पास रिजरेक्शन का हार्ट है। चाहे वे कितना भी मिजरी दें, उसका बॉडी हमेशा रीजनरेट्स होता है, उसे मरने से इनकार कर देता है। हालांकि वो कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स उसे स्थायी रूप से एक लिविंग कॉर्प्स जैसा दिखाते हैं। उसकी सिचुएशन पर डीप पिटी महसूस करते हुए लड़की उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। वो उसका हैंड पकड़ती है और उसे ड्रैग करना शुरू करती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी आर्म उसके बॉडी से पूरी तरह से डिटैच हो जाए। अपनी ग्रिप में डिटैच्ड लिम्ब देखकर हिजी टेरिफाइड है, सोचती है कि उसने अभी अभी उसकी आर्म रिप्ट ऑफ कर दी। लड़का कैजुअली हैंड वापस लेता है और उसे लेगो पीस की तरह सॉकेट में वापस स्नैप कर देता है। उसे अश्योर करता है कि ये उसकी फॉल्ट नहीं है। ये काफ़ी कॉमन है कि उसके लिम्स समय समय पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जियो को अपने थिन फ्रेम पर एक बैगी हुडी पहने हुए देखा जाता है। हाई उसके लिए कुछ फ्रेश क्लोथ्स लाई है, क्योंकि उसके पुराने रैग्स निश्चित रूप से उसे एक होबो जैसा दिखाते हैं। वो उसे अश्योर करती है कि क्लोथ्स कुछ स्पेशल नहीं है, बस कुछ बजट फ्रेंडली स्टफ है। फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने टॉर्चर और पेन के अलावा कुछ नहीं जाना, उसकी ज़ॉम्बीफाइड स्किन को छूता हुआ सॉफ्ट फैब्रिक इतना इंसेनली गुड महसूस होता है कि ये बॉर्डरलाइन यूफोरिक है। क्लोथिंग सिचुएशन हैंडल होने के बाद वो अपना मेकअप किट निकालती है और इस बोन हेड को मेकओवर देना शुरू करती है। उसके न्यूली रिफर्बिश्ड फेस को देखकर वो ऑनेस्टली हाफ बैड नहीं लगता। हालांकि हीजी अपोलोजाइज करती है अगर वो मेसअप करती है, एडमिट करती है कि उससे बेयर बोन्स पर मेकअप करने का ज़ीरो एक्सपीरियंस है। हमारा लड़का हालांकि थरली सैटिस्फाइड है। असल में वो उन हर चीज़ के लिए इनक्रेडिबली ग्रेटफुल है जो वो उसके लिए कर रही है। अचानक उसका फ़ोन अलार्म बजता है, जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी एकेडमी के लिए लेट हो रही है। हड़बड़ी में वो उससे फेयरवेल विशेस करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में डैश ऑफ हो जाती है। जाने से पहले वो उससे उसके डॉग्स का ख्याल रखने को कहती है। खैर, ऐसा लगता है कि जियो शायद लव में पड़ रहा है, और क्योंकि वो उसे डॉग सौंपती है, वो डेस्परेटली उम्मीद कर रहा है कि वो कल फिर से विजिट करेगी। दरअसल हमारे लड़के को कभी उस कंपैशन का एक्सपीरियंस करने का प्रिविलेज नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है। पहले के दिनों में वो सोललेस साइंटिस्ट उसे सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं देखते थे। लैब से एस्केप करने के बाद भी जिससे भी वो मिलता है वो बस डर जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। लेकिन हीजी अलग है। भागने या उसे स्कॉन के लुक्स देने के बजाय वो अकेली है जो उसे जेन्युइन काइंडनेस के साथ ट्रीट करती है। वो उस लिटिल पपी के लिए भी ग्रेटफुल है जिसने उसे उसके आसपास इनफ देर तक रखा ताकि वो उससे मिल सके। तो वो ऑफिशियली पप को अपना कंपेनियन बनाने का फैसला करता है और एक सूटेबल नेम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करता है। वो आखिरकार डॉग को पोटैटो बुलाने का फैसला करता है। वो सब सेटल होने के बाद वो एक बार फिर हेडी के स्वीट थॉट्स में डूबना शुरू करता है। उस सबवे सैंडविच का डिलिशियस फ्रेश टेस्ट अभी भी उसके माउथ में लिंगर्स कर रहा है और उसके नए क्लोथ्स का कंफर्ट लगातार उसके माइंड को उसकी तरफ खींच रहा है। उसके लिए वो उसकी लाइफ में उतरती हुई एक एंजल से कम नहीं है। वो इतना एक्साइटेड है कि अगले दिन का इंतजार प्योर एगनी जैसा महसूस होता है। हालांकि उसकी स्वीट ट्रेन ऑफ थॉट तुरंत डीरेल हो जाती है जैसे ही रियलिटी उसे हिट करती है। पानी के एक पडल में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मांग रहा है। वो इनमें से कुछ भी डिजर्व नहीं करता, और इससे भी बुरा वो उसे डेंजर में ड्रैग नहीं करना चाहता। उस हैवी थॉट को अपने माइंड पर वे करते हुए वो डंप से जाने लगता है, ये फैसला करते हुए कि उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां उसके जैसा मॉन्स्टर सचमुच बिलोंग करता हो। वो पूरी रात चलता रहता है जब तक हॉराइजन पर डॉन क्रैक्स नहीं होती। जियो खुद को एक ब्रिज के नीचे कहीं पास्ट आउट पाता है। एक रैट उसकी बोन्स को निबल करने की कोशिश करते हुए उसे उठाता है। चारों ओर देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो पिछली रात कोलैप्स हो गया था। वो अपनी जेबों में टटोलने लगता है और कल छिपाया हुआ थोड़ा डॉग फूड बाहर निकालता है। उसके पास कल का वो सबवे शायद नहीं है, लेकिन इससे उसे बासी किबिल चबाते हुए भी उसकी साफ साफ कल्पना करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो खुद को ज़बरदस्ती यकीन दिलाता है कि वो एक प्रीमियम सब खा रहा है, डॉग फूड सचमुच थोड़ा बहुत उसी जैसा लगने लगता है। अचानक पोटैटो वहां आ धमकता है और उसके हाथों से सारा डॉग फूड झट से छीन लेता है, उसे निराशा में उदास छोड़ते हुए। तभी उसे एक और बात समझ आती है। वो पोटैटो और दूसरे पपीज को पीछे छोड़ाया था।
तो ये डॉग यहाँ क्या कर रहा है? जब वो ऊपर देखता है तो सब साफ हो जाता है। सिर्फ पटेटो ही नहीं बल्कि पपीज का पूरा झुंड और उसकी कृपालु देवी हिजी सब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद सभी डॉग्स को वे टेस्टी ट्रीट्स मिलते हैं जिनके वे हकदार हैं। जबकि हिजी अपनी निराशा व्यक्त करने में व्यस्त है, वो उसे ढूंढने के लिए पूरा दिन इधर उधर भागती रही है। लड़का उसे अपने साथ रहने के डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस याद दिलाता है। खैर, हिजी को कोई परवाह नहीं, वो बस खुश है कि उसे आखिरकार मिल गया। और पटेटो भी अपने दोस्त से फिर मिलकर उतना ही खुश है। वो उसके लिए ढेर सारे अलग अलग स्नैक्स लाई है और उसे खाने के लिए कहती है। ये सोचते हुए कि कल का सबवे काफ़ी नहीं था, उसने इस बार पूरा बफे पैक किया है। वो उसे कुकीज़ और मिल्क से शुरुआत कराती है। कुकीज़ में मिल्क डुबोने के बाद वो उसे कंटेनर थमा देती है। जैसा कि उम्मीद थी, ये पहली बार है जब हमारे लड़के ने ऐसी डेलिकेसी देखी है। एक बात तो पक्की है, ये इनक्रेडिबल लग रहा है। बिना किसी देरी के वो पहला बाइट लेता है। डोपामीन का एक मैसिव रश उसके नर्वस सिस्टम पर छा जाता है और शुद्ध खुशी के आंसू अनजाने में उसके पतले चेहरे से बह निकलते हैं। जैसे कि वो सेंसरी ओवरलोड काफ़ी नहीं था, हिजी उसे एक पेप्सी भी ट्राई करने के लिए कहती है। अचानक जियो की हड्डियां रीजेनरेट होने लगती हैं। हिजी ये देखकर बिल्कुल फैसिनेटेड हो जाती है कि बड से कुछ इंच ताज़ी हड्डी निकल रही है। वो ये जानने को उत्सुक है कि उसे पूरी तरह से रिकवर होने में आमतौर पर कितने दिन लगते हैं। जियो बताता है कि इसमें वास्तव में कुछ साल लगते हैं, जिससे लड़की को बहुत शौक लगता है। हालांकि ऐसा तभी होता है जब वो अपनी नरिशमेंट के मुख्य सोर्स के रूप में स्ट्रिक्टली रेगुलर फूड पर निर्भर करता है। रीजेनरेट करने का एक और तरीका है जो बहुत तेज़ है, लेकिन वो उसे बताने से रुकता है क्योंकि ये ऑनेस्टली काफ़ी मॉर्बिड है। अगर वो एक मैसिव अमाउंट ब्लड अब्जॉर्ब कर ले तो वो अपने हीलिंग फैक्टर को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। ये समझाने के बजाय वो झूठ बोलता है, ये दावा करते हुए कि ये ऑल्टरनेटिव मेथड केवल एक कंट्रोल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में काम करता है। सब्जेक्ट बदलने के लिए डेस्परेट, वो खाने पर वापस लौटने पर जोर देता है। लेकिन हाई जिज्ञासु है और लैब के बारे में और जानना चाहती है। वो पूछती है कि क्या उन्होंने वास्तव में उसे वहाँ ठीक होने में मदद की थी। खैर, उन्होंने उसे ठीक तो किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे जिंदा चाहिए था। इसके अलावा वे अभी भी उसे एक्टिवली हंट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो लगातार भाग रहा है। लड़की आखिरकार समझ जाती है कि वो उसे बिना बताए क्यों चुपचाप चला गया था। आखिरकार वो नहीं चाहता कि वो ऐसे डेंजरस लोगों के साथ उलझ जाए। थोड़ी नाइव होने के कारण वो उसकी सिचुएशन पुलिस को रिपोर्ट करने का सुझाव देती है, ईमानदारी से ये सोचते हुए कि ये उसे बचा सकता है। लड़का उसे तुरंत एक कोल्ड रियलिटी चेक देता है। अगर वो एक लिविंग कॉप्स जैसा दिखते हुए एक प्रीसिंक्ट में चला जाता है तो वे उसे तुरंत एक मॉन्स्टर करार देंगे और मौके पर ही गोली मार देंगे। हाय, हालांकि आशावादी रूप से जवाब देती है, ये बताते हुए कि उसकी बड़ी बहन वास्तव में एक पुलिस ऑफिसर है। सिचुएशन को और बेहतर बनाने के लिए उसकी बहन खुद एक हार्ट म्यूटेंट है। ये हमारे लड़के के लिए एक मैसिव सरप्राइज होता है। हालांकि वो अभी भी आउटसाइड हेल्प पर निर्भर करने में बहुत हेजिटेंट है। लड़की जोर देती है कि वो उस पर भरोसा करे, उसे ये आश्वासन देते हुए कि उसकी बहन बहुत बेनेवलेंट टाइप की है। घर जाने से पहले वे दोनों पपीज पर प्यार बरसाते हैं और फिलहाल उन्हें गुड बाय कहते हैं। जैसे ही वे साथ चलते हैं, जियो अपनी ग्रिम सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करता है। वो 3 सालों से भाग रहा है और ये पहली बार है जब किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ये लगभग अनरियल लगता है, इतना ज्यादा कि उसे गंभीरता से शक है कि वो कभी भी चिंताओं से मुक्त जीवन हासिल कर पाएगा, एक नॉर्मल जीवन जहां उसे लगातार भागना और छिपना ना पड़े। उसके सबसे गहरे डाउट्स तुरंत रियलिटी में बदल जाते हैं जब एक तेज रफ्तार वैन जानबूझकर उसे टक्कर मार देती है, उसे जोरदार तरीके से दूर धकेल देती है। एक बॉल्ड बैस्टर्ड व्हीकल से बाहर निकलता है और अग्रेसिवली लड़की को पकड़ता है, जबकि उसके गूंज तेजी से हमारे लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक बार जब वे जियो को दीवार से सटाने में कामयाब हो जाते हैं तो हेड हॉन्चो, जो सारे शॉट्स कॉल कर रहा है, आखिरकार बाहर निकलता है। बॉस इनक्रेडिबली स्मग महसूस कर रहा है, आखिरकार अपने रनअवे लैब रैट को पकड़ लिया है। लड़के ने जितनी भी परेशानी खड़ी की है उसके लिए बॉस कसम खाता है कि उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी वैन सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। वे बेचारे जियो को रस्सी से पीछे के बम्पर से बांधते हैं और उसे तेज रफ्तार से अनफॉरगिविंग एस्फॉल्ट पर घसीटते हैं। एक लिटरल पटेटो की तरह जिंदा छीले जाने के बावजूद लड़का लड़की के बारे में कहीं ज्यादा चिंतित है। ये पूरी तरह उसकी गलती है कि वो पहली जगह इस मैस में फंसी।
तो उसे बचाने के लिए बिल्कुल कुछ करना होगा। लेकिन फिर से वो अपने जैसी एक ट्रैश एबिलिटी वाले इन ओवरवेलमिंग अपोनेंट्स के सामने पूरी तरह से पावरलेस है। सारी उम्मीद खोकर वो चुपचाप किसी से भी, लिटरली किसी से भी इंटरवीन करने की भीख मांगता है। उसकी प्रेस का जवाब जल्द ही उसके फरी फ्रेंड्स द्वारा दिया जाता है। स्ट्रे पपीज का पूरा झुंड फ्रैंटिकली वैंस का पीछा कर रहा है। पोटैटो और बाकी टेदस को चबाना शुरू करते हैं, हमारे लड़के को घसीटते हुए आखिरकार स्टबन रोप को काटने में कामयाब हो जाते हैं। वैन चीखती हुई रुकती है और सभी थक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बाहर निकलते हैं। छोटे मट्स को अपने चारों ओर देखकर गूंस को जरा भी थ्रेटेंड महसूस नहीं होता। अपने वेपन्स चलाते हुए वे बेरहमी से बेचारे पपीज को इधर उधर स्मैश करना शुरू करते हैं, एक ग्रूसम ब्लडी मैस पीछे छोड़ते हुए। अपने छोटे दोस्तों को अपनी खातिर लड़ते और मरते हुए देखकर जियो में उनकी मदद करने के लिए एक जलती हुई डेस्परेशन पैदा होती है, लेकिन अपने पूरी तरह से टूटे और हारे हुए शरीर के साथ वो मुश्किल से क्रॉल भी कर पाता है। इसी बीच पोटैटो एक आदमी पर झपटता है, इतनी विशियस बाइट लेता है कि थक का खून निकलने लगता है। क्रिम्सन लिक्विड को पेवमेंट पर गिरते देखकर जियो को एहसास होता है कि वो इसे अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो उस ब्लड को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है जो थग ने अभी अभी गिराया है, तो कम से कम वो रीजनरेट तो कर ही सकता है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि उसके पास समय कम है। पोटैटो को ग्रूसम तरीके से पूरी तरह से आउट ऑफ कमीशन कर दिया जाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड के बेजान शरीर को बाकी पैक के साथ जमीन पर पड़ा देखकर जियो के भीतर कुछ बदलने लगता है। वो उस लैब में बिताए 10 ग्रूलिंग सालों को याद करता है, जहां उसे हर इमेजिनेबल तरीके से टॉर्चर किया गया था। और ये सिर्फ एक वन ऑफ इवेंट नहीं था, ये उसकी डेली रूटीन थी। जब वो आखिरकार उस लिविंग हेल से भागा, तब भी उसे बाहर की दुनिया में कोई सॉलिस नहीं मिला। उसके साथ एक मॉन्स्टर, एक वॉकिंग प्लेग जैसा व्यवहार किया जाता था, जिसे हर कोई अवॉइड करता था। उसके छोटे फरी फ्रेंड्स और हिजी को छोड़कर हर किसी ने उसे अवॉइड किया। उन लॉयल फ्रेंड्स की खातिर जिनके साथ वो आखिरकार खुद को घेरने में कामयाब रहा और एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने के मौके के लिए उसकी प्राइमल डिजायर टू सर्वाइव तेज हो जाती है। गिरा हुआ ब्लड उसकी शियर विल पर रिएक्ट करना शुरू करता है, मैग्नेटिकली उसके शैटर्ड बॉडी की ओर ग्रेविटेटिंग होता है। अपने चारों ओर ब्लड का एक वॉर्टेक्स घूमते हुए वो लड़का, जो कभी सिर्फ हड्डियों का एक पैथेटिक ढेर था, पूरी तरह से अपने ट्रू ह्यूमन फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है। वो आखिरकार फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बच्चा था। उसका बॉडी अपने पीक फॉर्मर सेल्फ में रीजनरेट हो गया है, लेकिन किस कीमत पर? अपने छोटे दोस्तों का डेविस्टेटिंग लॉस। उन एनिमल अब्यूजिंग थग्स को मत भूलना, जो इस ब्लडी मिराकल को देखने के बाद इस समय पूरी तरह से एस्टॉनिश्ड खड़े हैं। उनमें से एक शॉक से बाहर आता है और हमारे लड़के पर एक वाइल्ड स्विंग लेता है, लेकिन न्यूली रीबॉर्न एब्सोल्यूट चैड जरा भी नहीं झिझकता। वो लिटरली बास्टर्ड को दूर पंच मारता है, बिना उसकी दिशा में देखे। वो सिर्फ पंच मारता ही नहीं, बल्कि स्ट्राइक के पीछे की शेयर स्ट्रेंथ इतनी डेविस्टेटिंग है कि गून उड़ता हुआ चला जाता है, जोरदार तरीके से वैन के किनारे से टकराता है। जियो अपने गिरे हुए दोस्त पर शोक मनाने के लिए एक पल लेता है। वो पोटैटो को अपनी गर्म एम्ब्रेस में लेता है, चुपचाप उनकी मौतों का अवेंज लेने का वादा करता है। अपनी लीथल अटेंशन बचे हुए बास्टर्ड्स की ओर मोड़ते हुए वो इन गून से मांग करता है कि वे ठीक ठीक बताएं कि उन्होंने लड़की को कहाँ ले गए, वरना उसे लिटरली मैन को ज्ञात सबसे पेनफुल टॉर्चर टेक्निक्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। सीन एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में कटता है, जहां पहले की कार्स ने अपने लेटेस्ट हॉस्टेज को पार्क किया था। वो उसके सिर से बैग हटाता है और एक एक्सप्लेनेशन जानने की मांग करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी प्रोसेस कर पाती, वो हॉरर से डजन थग्स को घूरने लगती है। अचानक डर बैठ जाता है और वो सोचने लगती है कि वो कहाँ है। वेयरहाउस डिस्कार्डेड ह्यूमन कॉप्सेस से भरा है, जिन पर स्लॉटर और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक आदमी उसे बालों से पकड़ता है, उसे एक लाउड किड होने के लिए इंसल्ट करता है। वो सोचता है कि क्या वो इतनी लाउड माउथ है क्योंकि उसके पास मल्टीपल लाइफ्स टू स्पेयर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे सिर्फ स्केलेटन डूड की परवाह है। वो आदमी हिजी को उनके एस्केप्ड टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक की मदद करने के लिए ब्लेम करता है, इसलिए वो उसे चेतावनी देता है कि उनके बैड साइड पर ना आए, वरना वो 6 फीट अंडर द ग्राउंड होगी। आखिरकार इस वेयरहाउस में डेड पीपल का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, तो उसकी लाइफ मैटर नहीं करेगी। अचानक बॉस को अपने एक आदमी से कॉल आता है और वो उनके टेस्ट सब्जेक्ट की सिचुएशन जानने की मांग करता है। ब्रो को पूरी कहानी जानने को मिलती है
कि कैसे डॉग ने अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ हाफ डेड स्केलेटन को बचाने के लिए, और कैसे वही स्केलेटन एक फुल बॉडी में रीजनरेट हो गया। बॉस को इस पॉइंट पर कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, और डॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करता है। इसी बीच हिजी धीरे धीरे उसके रिस्पॉन्सेस के पीछे का मीनिंग समझने की कोशिश कर रही है। फैसला साफ हो जाता है जब बॉस को स्केलेटन के एस्केप के बारे में बताया जाता है। वो अपने स्मूथ ट्रेंड अंडरलिंग्स पर चिल्लाना शुरू करता है कि उन्होंने अपनी एकमात्र जॉब को कैसे गड़बड़ कर दिया। ब्रो फ्रस्ट्रेशन में फोन तोड़ देता है, उन्हें धमकी देता है कि अगर वे उनके प्राइज्ड टेस्ट सब्जेक्ट को इंटैक्ट वापस नहीं लाए तो वो उनके ब्रेन्स उड़ा देगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन लड़की पर निकालते हुए वो हिजी से एक आंसर की मांग करता है, उसे बात करने के लिए मजबूर करता है। इस डूड का एंगर गॉर्डन रैमजे के जैसा है जब वो कुछ रॉ देखता है। जब वो बड़बड़ा रहा है तो उसे कोई क्लू नहीं है कि ये आदमी क्या बात कर रहा है। बॉस को लगता है कि वो जानबूझकर डम बन रही है और अपनी नाइफ निकालने का फैसला करता है। उसे धमकाता है कि अगर वो नहीं बोली तो उसे स्टैब कर देगा। भयभीत स्कूल गर्ल इस रियलाइजेशन पर कांपने लगती है कि उसने अपनी जान को खतरे में डालकर एक बड़ी मिस्टेक कर दी है। वो रोती है, ये सोचते हुए कि ये उसके लिए एंड ऑफ द रोड है। ठीक जैसे ही पंख उसे मारने वाला होता है, उसके एक गूंज को वेयरहाउस में फ्लाइंग भेजा जाता है, जो हर किसी का अटेंशन खींचता है। फोकस एक आदमी पर तेज होता है, नो वेपन्स, सिर्फ रॉ हैंड्स। बॉस को समझ नहीं आता कि ये किड कौन है, जबकि हमारा ईमो प्रोटैगनिस्ट अपनी क्लीशे ईमो पोज कर रहा है। शायद उस हेयर की वजह से कुछ भी देख नहीं पा रहा है। एक गूंज उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, किड को बेगर बुलाता है, लेकिन जियो अपने ड्रिप पर उस मैड डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता और मूर्ख को गले से पकड़ लेता है, सिर्फ अपनी बेयर ग्रिप से। ब्रो आदमी का थ्रोट कुचलने में केपेबल है। अभी का वो ब्लड लस्ट स्ट्रीक पर है। उन्हें चिलिपी याद दिलाता है कि इन्हीं हर की वजह से पोटैटो और दूसरे डॉग्स मरे। दूसरे इडियट्स हमारे लड़के पर जुजुत्सु काइजन स्टाइल में जंप करने का फैसला करते हैं। पहला डूड उस पर एक प्रॉपर हिट मारने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इससे बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं होता। जियो एक बैशफुल काउंटर के साथ पलटवार करता है, एक सिंगल हिट से इस डूड का फेस ऑब्लिटरेट कर देता है। एक और आदमी पीछे से उसे फ्लैंक करता है, उसे कॉलर से पकड़ता है, जिससे उसका बडी जियो के फेस पर एल्बो मारना शुरू कर पाता है। ज़रूर ये हिट्स ब्रूटल हैं, लेकिन इस आदमी की आइसी ग्लेयर ही आपको ये जानने के लिए काफ़ी है कि कौन कंट्रोल में है। म्यूटेंट आदमी को पलट देता है, मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ दिखाता है, जबकि बाकी सब शॉक में घूरते हैं। जियो इन इंसेक्ट्स को संबोधित करता है, ये जानते हुए कि वे सभी हर्मीज रिसर्च फैसिलिटी द्वारा हायर किए गए थे। ये नाम हिजी को स्टन कर देता है और ये उसे तुरंत रियलाइज कराता है कि ये किड वास्तव में वही क्लमजी स्केलेटन है। एक बॉस का फेस उसे फिर से बालों से पकड़ने का फैसला करता है, अपनी ही रियलाइजेशन से शॉक्ड होकर। वे इस पूरे समय उसे ट्रैक नहीं कर पाए क्योंकि उसके रीजेनरेशन डिफरेंसेस थे, लेकिन अब जब वे उसकी आइडेंटिटी पर क्लियर है, जियो लिटरली शॉर्ट हो जाता है। ब्रो इमॉर्टल किड को मारने के लिए अपनी अमेरिकन स्टाइल ग्लॉक नोजत्सु निकालता है। बॉस अपने हर एक आदमी को अपने अमेरिकन स्पिरिट्स में टैप करने का संकेत देता है, और उस स्पिरिट के साथ जो देख रहे हैं उन्हें भी वो लाइक बटन बैंग करना चाहिए। शॉट्स हर एक डायरेक्शन से दागे जाते हैं, जियो के बॉडी को ऑब्लिटरेट करते हुए, हेलफायर की तरह बरसते हुए। उनका गोल उसे तब तक शूट करना है जब तक उसका रीजनरेशन काफी ना रहे और वो इनकैपेसिटेटेड ना हो जाए। हैवी रेनफायर रुकता नहीं है। असल में जियो को हर एक चुभने वाले घाव से सिर्फ भयंकर दर्द मिल रहा था। वो अपनी ही फ्लैश को फटने, हड्डियों को टूटने और बिखरने, लंग्स को फटते हुए महसूस कर सकता था, जिससे उसे ठीक से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे इस तरह टॉर्चर होते और घायल होते देख हिजी की आंखों में आंसू आ गए और वो उन बेरहम आदमियों से रुकने की भीख मांगने लगी। हमारा लड़का पिछले शॉट से पूरी तरह हारकर जमीन पर गिर गया था और हर तरफ से खून बह रहा था। उसके शरीर के कुछ हिस्से तो इस तरह गायब हो गए थे जैसे उसे कितनी बार गोली मारी गई हो। लेकिन जैसे ही उसका सारा खून बह रहा था, जियो ने अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करके लाशों के खून को मैनिपुलेट किया और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। उसके म्यूटेंट हार्ट ने एक्टिवेट होना शुरू कर दिया था और बॉस के गूंज ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। जियो का ब्लड मैनिपुलेशन उसे रिवर्स कर्स टेक्निक देता है, जिससे उसका शरीर हील हो सके। इफ़ यू नो यू नो। ब्रो के पास इन्फिनिट हीलिंग थी, तो बॉस ने अपने इडियट्स को फिर से शूटिंग शुरू करने का हुक्म दिया, इससे पहले कि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए। जियो को कई बार एक के बाद एक क्रिटिकल हेडशॉट लगे और उसे वही भयंकर दर्द महसूस हो रहा था जैसा उसे हमेशा होता है। हर बार जब वो चीर फाड़ दिया जाता, उसका शरीर बार बार रिकवर हो जाता।
दर्द का एक लूप था, लेकिन उसे खुद हैरानी हुई कि हर बार दर्द थोड़ा कम लग रहा था। ये कुछ भी नहीं था उस 10 साल की ऑब्लिटरेशन और टॉर्चर के मुकाबले जो उसने लैब में झेला था। उसे जिंदा जलाया भी गया था, एक हाइड्रोलिक प्रेस से कुचला भी गया था। जियो ने हर तरह का दर्दनाक एक्सपेरिमेंट झेला था जो हो सकता था। उन एक्सपेरिमेंट्स ने उसे अनगिनत ज्यादा दर्द दिया था, तो उसने एक बोन स्मैशिंग राइट हुक से पलटवार किया, अपने पंच से पहले आदमी का चेहरा उड़ा दिया। अब बुलेट्स उस पर ज्यादा असर नहीं करती थीं क्योंकि वो उनका आदी हो गया था। इससे पहले कि बाकी फूल्स रिएक्ट कर पाते, जियो पहले ही उनके चेहरों के सामने था। उन्हें ऐसे डॉग वॉक कर रहा था जैसे माकी ने जेनन क्लैन को खत्म किया था। एक ड्यूड को बैरल्स में टकराने के बाद उसने एक और को गिराया और फिर फुल स्पीड से दौड़ते हुए 3 और को एक साथ नॉकडाउन कर दिया। हर बार जब उसे पोटैटो का मासूम चेहरा याद आता, वो जॉन विक बन जाता और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी का स्लॉटर कर देता। वो डॉग्स उसके लिए सिर्फ बच्चे थे और वे उसे बचाने के लिए मर गए। बॉस अब अपनी जान के लिए डरा हुआ था। धमकी देता है कि अगर जियो और पास आया तो वो लड़की को गोली मार देगा, लेकिन हमारा लड़का सीधा स्पीड ब्लिट्जिंग करते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। वो हिट भयंकर था और लीडर को एक कंटेनर में पल्वराइज कर दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। वही बॉस अभी भी जिंदा था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के किनारे पर मर्सी की भीख मांगने लगा। गेम खत्म हो गया था क्योंकि जियो उस तरीके को माफ नहीं करने वाला था जिस तरह इन कमीनों ने उसके डॉग को छीन लिया था। उसने उस आदमी का चेहरा जमीन पर दे मारा, उसे और ज्यादा हिट से कुचल दिया। ये एक लिटरल ब्लड बाथ बन गया था जहां हमारा लड़का कई दर्जन पंचेस मारता रहा जब तक कि वो आदमी एक स्वोलन पल्प में बदल नहीं गया। उसका रेज शांत होने के बाद जियो रुक जाता है। उसकी मुट्ठी से खून टपक रहा था क्योंकि वेयरहाउस का हर एक सदस्य ढेर हो चुका था। फाइट खत्म हो चुकी थी तो वो हिजी के पास गया, जो इस डर से कांप रही थी कि कहीं वो उसे भी चोट ना पहुंचा दे। वो एंजल जैसी थी, तो उसने पूछा कि इतने घायल होने के बाद क्या वो ठीक है, लेकिन वो सिर्फ उसकी बाहों में पिघल गया, उसके जिंदा होने के कंफर्ट पर रो रहा था। बेचारा लड़का काफ़ी मुश्किलों से गुजरा था और उसे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था कि डॉग्स ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। वो डरा हुआ था कि कहीं उसे भी वही फेट ना झेलनी पड़े, और उसे जिंदा देखना उसके लिए सब कुछ था। ये एक हार्ट वार्मिंग सीन था जहां हिजी उसे हक करके कंफर्ट करती है, ये कहते हुए कि उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक करना चाहिए। इस पूरे शिट शो के थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर्स कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने आए और साथ ही वेयरहाउस में मौजूद कॉर्प्सेस की सिचुएशन का भी पता लगाया। उनका वर्डिक्ट था कि ये किसी तरह का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट था। जब वे सब स्परिंग कर रहे थे, जियो और उसकी बैडी बाहर सिचुएशन पर स्पाई कर रहे थे। हिजी की बड़ी बहन को नहीं लगता कि उनका इसमें इन्वॉल्व होना अच्छा आइडिया है, खासकर तब जब वहां कोई म्यूटेंट पर्सन हो, और उसने तो इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करने की कसम भी खाई थी। अभी के लिए हमारे डुओ को बस निकलने पर फोकस करना था। लड़की क्रेजी होने लगती है, लेकिन जियो उसके साथ है। वे डॉग गैंग के सभी बॉडीज को ले आए थे। रेस्ट इन पीस टू दीज फॉलन कॉमरेड्स, बदूक, सिरू, तटेनु, चोको, बोल और मारू। स्कूल गर्ल खुद को ब्लेम करती है, ये मानते हुए कि उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही उन्हें चोट लगी थी। वो उनकी मदद नहीं कर सकी या उनकी देखभाल नहीं कर सकी, उसने बस उन्हें खाना दिया था। उसकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी इन डॉग्स के लिए सब कुछ रही होगी और उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन जियो अपनी उंगली काटते हुए आता है, हिजी को ब्लेम लेने से मना करता है, ये कहते हुए कि उसके खून निकालने की वजह से ही वे मर गए। वो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ मुड़ती है कि वो क्या करने वाला है, जिस पर जियो बताता है कि उसका पूरा स्टिक ब्लड अब्जॉर्प्शन से हीलिंग का है। तो अगर उसका ब्लड इतना स्पेशल है तो वो इसे डॉग्स के साथ शेयर करके उन्हें भी वापस लाने की कोशिश करना चाहता है। उंगली का कट हील होना शुरू हो जाता है, जिससे उसका सारा ब्लड वापस अब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे लड़के को डॉग्स की मदद करने का मौका नहीं मिलता। वो फिर से अपनी उंगली काटने की कोशिश करता है। इस बार उसे इतनी जोर से नॉक करता है कि उसमें से और ज्यादा खून निकलता है। हिजी उसे इस तरह खुद को टॉर्चर करते हुए नहीं देख पाती और उस इडियट से रुकने की भीख मांगती है, क्योंकि डॉग्स को तो और बुरा लगेगा। दुर्भाग्य से बेचारा लड़का बिल्कुल टूट चुका था। वो इस बात से तबाह था कि डॉग्स उसे रिजेंट करेंगे। असलियत में हिजी इसके ऑपोजिट पर जोर देती है। वे तो असल में उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हीं डॉग्स को ऑर्डिनरी ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उन्हें उस मॉन्स्ट्रस टेस्ट सब्जेक्ट के लिए गहरा अफेक्शन था। ऑफ कोर्स हमारा लड़का ये नहीं जानता था। हिजी बताती है कि इन सभी डॉग्स को पहले अब्यूज किया गया था, जिससे ह्यूमंस पर उनका ट्रस्ट खत्म हो गया था। ये एक और बात है जिस पर हमें सैड महसूस करना चाहिए।
वाई इज समवन कटिंग अनियंस। जियो को कोई आइडिया नहीं था कि उन्हें अब्यूज़ किया गया था और उसने उन्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे वे हमेशा जेंटल थे। लेकिन हिजी उसे सिखाती है कि खुद को चोट पहुंचाने से उस छोटे वाले को और ज़्यादा सैड लगेगा। उसे इस बात पर भी प्राउड था कि उन्हें उस पर इतना ट्रस्ट था, ये साबित करते हुए कि वे उसकी कंडीशन से फेमिलियर महसूस करते थे। एक सैड जियो आखिरकार अपनी फेट एक्सेप्ट कर लेता है जब अचानक एक क्यूट लिटिल पपी डियो के पास आता है। वो असल में पोटैटो का बच्चा था और ओ माय गॉड, ये दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट फरबॉल था। वो टाइनी लिटिल थिंग खुद को जियो की तरफ खींचा हुआ पाती है, फिर इंट्रीग से उसे घूरती है और अपनी टेल हिलाती है। जियो को जैसी उम्मीद थी कि वो उससे नफरत करेगा, इसके बजाय पपी असल में उसके हाथों को लिक करके फॉन्डनेस और अफेक्शन दिखाता है। ये क्यूट बेबी असल में जियो के कंफर्ट के ठीक बगल में सो जाता है, ये कंफर्म करते हुए कि सभी पप्स उसे पसंद करते हैं। छोटे वाले के सो जाने के बाद हिजी सोचती है कि उन्हें इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे एक न्यूबॉर्न पप को अकेले छोड़कर जा सकते हैं। वो उसे घर ले जाने के आइडिया को एंटरटेन करती है, लेकिन जियो का केस अभी भी एक इशू था, क्योंकि उसे एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिसट्रीट किया गया था जो उसे एक्टिवली हंट कर रही थी। हिजी अपनी बड़ी बहन को तुरंत कॉल करने के लिए भागती है और फिर वो उसे बताती है कि उन्होंने क्या किया था। हमारा लड़का कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है, लेकिन अगले सीन में हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। हमारे लड़के ने इससे पहले इतना लग्जूरियस और बड़ा रूम नहीं देखा था। असल में वो अभी भी सोचता है कि वो एक्शेल्स पर चल रहा है और फॉर्मली पूछता है कि क्या उसे अंदर आना चाहिए। हिजी उसे याद दिलाती है कि ये वही डम्बास है जिसने उसे प्रोटेक्ट किया था, तो वही है जिस पर कर्ज है। फिर ये बात भी है कि उसकी बड़ी बहन हार्ट म्यूटेंट से मिलना चाहती है। असल में हिजी की बहन एक केस की इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है जो हर्मीज फैसिलिटी से कनेक्टेड है। पहली बार जब हमारा लड़का मिरर में देखता है, वो लिटरली अपनी ही रिफ्लेक्शन में स्क्रीम्स करता है। ब्रो को यकीन ही नहीं होता कि वो प्रिटियर हो गया है और आखिरकार उसके पास एक प्रॉपर बॉडी है। इतने समय से उसे ये इंप्रेशन था कि वो पूरी तरह हील नहीं हुआ था। जब से वो एक छोटा लड़का था, उसका चेहरा कभी पूरी तरह रीजेनरेट नहीं हुआ था, इसीलिए उसे कोई आइडिया नहीं था। लैब में भी रीजेनरेशन स्लो थी और हर बार जब वो रीजेनरेट होता था, उसी समय उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता था। ये पहली बार था जब वो असल में अपनी प्रॉपर अपीयरेंस एक्सपीरियंस कर रहा था। और हिजी जितना ज़्यादा उसे सुनती है, उसे उतना ही ज़्यादा एहसास होता है कि ब्रो की स्टोरी कुक्ड है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ और बात है जो उसे हाल ही में परेशान कर रही थी। वो ये जानने के लिए क्यूरियस है कि अब जब वो रीजेनरेट हो गया है और इतना ओल्ड नहीं दिखता, तो उसे क्या कहकर बुलाना चाहिए। अपनी एज का गेस लगाते हुए जियो भूल जाता है कि कितना समय बीत गया है। लड़के ने 7 साल की एज में लैब में प्रवेश किया था और उसने एनुअल टेस्ट 7 बार दिया था। फिर वो 3 फुल सीजन्स में फ्लंक हो गया, मतलब वो अभी लगभग 17 साल का है, जिससे हिजी अपना ड्रिंक बाहर थूक देती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ब्रो उसी की एज का है और इतने समय से उसने एक शब्द भी नहीं कहा जब वो उसे एक सीनियर की तरह ट्रीट कर रही थी। पूकी जियो ब्लशेस करता है और एक्सप्रेस करता है कि उसे बस सीन होना पसंद था और उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी। उसका ये साइड देखकर उसे वो सच में अडोरेबल लगता है और उनसे कैजुअल टर्म्स पर बात करने को कहती है। डिनर टाइम हो गया था तो वो उससे वॉशअप करने को कहती है। जल्द ही पपी खाना डिगिंग कर रहा था और हमारा लड़का भी। मील डिलिशियस था, भले ही वो सिंपल था। हिजी ये भी बताती है कि वो एक टेरेबल कुक है, लेकिन वो खुश है कि वो उसे जो कुछ भी सर्व कर रही है उसे वो पसंद कर रहा है। जियो एक्सटैटिक था कि उसे सालों के इंस्लेवमेंट के बाद प्रीमियम फूड खाने को मिल रहा था, जबकि हिजी अपनी बहन की तरफ से अपोलोजाइज करती है जो अपेरेंटली आज काम की वजह से घर नहीं आ सकती थी। डिनर खत्म हो गया था और मील्स का पूरा फ्लीट खत्म हो चुका था। वो उससे रात को काउच पर सोने को कहती है। जियो इसे इंसल्ट की तरह ट्रीट भी नहीं करता और फ्लोर पर सोना प्रेफर करता है, लेकिन वो उससे ब्लैंकेट इस्तेमाल करने और जो वो चाहे वो करने को कहती है। हिजी बाहर निकल जाती है, ये एम्फेसाइज करते हुए कि उसे अपने रूम में होमवर्क खत्म करना है, इसलिए उसे पहले सोना होगा। लाइट्स बुझा दी जाती हैं हमारे लड़के को अकेला छोड़ते हुए, जब वो एक मॉडर्न टीवी पर अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। उस घर में हर जगह फ्लावर्स दिखते हैं, लैब के कोल्ड एनवायरनमेंट के विपरीत, और फिर वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट सोफा है जिस पर वो बैठा है। पपी अपना मील डिग्स करता है, फिर थ्रोइंग अप कर देता है। पैनिकिंग होकर हमारा लड़का उसकी मदद के लिए आता है जब बेबी वॉमिट्स करता है। वो एक बर्प लेता है इससे पहले कि फिर से अपना ईटिंग सेशन रिज्यूम करे, हमारे लड़के की कंफ्यूजन के लिए। वो सब बस इस फर बॉल का एक बड़ा स्केयर था जिसे शायद ये भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है।
जियो खुश है कि ये कुछ सीरियस नहीं है और सोफा पर सो जाता है, सॉफ्ट टेक्सचर में एक्सट्रीम डिलाइट ढूंढता है। चीज़ों को और स्वीटर बनाने के लिए उसका टाइनी पप भी उसके साथ सो रहा है। इस पॉइंट पर जियो सोचता है कि उसे उस छोटे वाले का क्या नाम रखना चाहिए। क्योंकि ये पटेटो का बच्चा है, वो पटेटो फ्राई जैसे कई नेम सोचता है और उसे फ्रिटर बुलाने का सेटल करता है। वो मंचकिन को नींद में खोते हुए देखता है, ट्रू हैप्पीनेस और डिलाइट एक्सपीरियंस करता है। आज उसे एक डिलिशियस मील, एक प्रॉपर बाथ और आखिरकार एक लविंग स्लीप मिली। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, लेकिन ये कैरेक्टर मुझे डेंजी की याद दिलाता है। लेकिन उन सभी चीज़ों के बावजूद जियो इस कोल्ड रियलिटी से अवेयर है कि उसे जो कुछ भी दिया गया है वो छीना जा सकता है। उसे लैब की हॉरिफिक मेमोरीज याद आती हैं, कैसे टेस्ट सब्जेक्ट सभी भागने की कोशिश कर रहे थे जबकि फैसिलिटी यूनिट उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए मोबिलाइज हुई थी। एक अचानक एक्सप्लोजन ने सब्जेक्ट्स को उड़ा दिया, उनमें से ज्यादातर पर डेब्री स्मैश कर दी। इसने उन्हें ऐसी पोजीशन में डाल दिया जहां वे भाग नहीं सकते थे, जबकि यहां मास्टर चीफ ने अपना बिग डिक फ्लेम थ्रोअर निकाला और उन पर चला दिया। यूनिट को सरप्राइज करते हुए एक लड़की ने सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आइस पावर्स मैनिफेस्ट की, जियो से अपने सेंसेस रिक्लेम करने का आग्रह किया। उसी मोमेंट में एक बच्चे ने, जिसे हाशिया मरामा सेंजू की सेल से इंजेक्ट किया गया था, वुड स्टाइल जुत्सु एक्टिवेट किया और हमारे लड़के को फ्रीड कर दिया। लड़की ने जियो से उसका हाथ पकड़ने को कहा और उसे एग्जिट की तरफ ले गई। उसने गाइडेड महसूस किया और डेंजरस लैब से एस्केप कर गया। वो सब कुछ काम नहीं आया क्योंकि वे आखिर में सेपरेटेड हो गए थे, और जब वो कंफर्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके फ्रेंड्स डेंजर में हैं। यही रीज़न है कि जियो अपने पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहता। वो इस पीस को टॉर्मेंटेड या थ्रेटेंड नहीं होने देगा। जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा, उससे अपनी डिमाइस का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगले दिन हम अपने लड़के को अपनी जान बचाने के लिए डैशिंग करते हुए पाते हैं, ताकि वो स्टूपिड ओल्ड फ्रिटर को बचा सके, जो अचानक गॉड नोस कहाँ गायब हो गया था। जियो तो सारी एजी स्मैक टॉक कर रहा था, पर जिस पल उसका पपी गायब हुआ, वो एक क्राई बेबी बन गया। चलो कुछ पल पीछे चलते हैं। हाई स्कूल जा रही है और चाहती है कि वो घर का ध्यान रखे जब तक उसकी बिग सिस नहीं आ जाती। वो उसे विदा करती है, जबकि वो सोचता रह जाता है कि स्कूल लाइफ कैसी होती है। फ्रिटर एंग्शियस है और किसी वजह से डोर स्क्रैच कर रहा है। दोनों कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उसे चोट लगी है या वो बस बोर्ड है। यहीं पर हमारे बॉय को पप को वॉक पर ले जाने का एक्सीलेंट आइडिया आया, पर हिजी को लगा कि ये उसके लिए रिस्की है। ब्रो अपने नए फेस के साथ चिलिंग कर रहा था और उसे डरने की कोई बात नहीं थी। जबकि गर्ल को उसकी रीजनिंग ठीक लगी। उसने उसे लीश लेने के लिए अर्ज किया अगर वो पप को बाहर ले जा रहा है, और इजी एक्सेस के लिए हाउस पासवर्ड भी शेयर किया। कुछ ही पल बाद ब्रो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा था। पपी को लीश के साथ टेम करने की कोशिश कर रहा था। वो नॉटी लिटिल फ्रेंच फ्राई कंस्ट्रेन महसूस कर रहा था और उसे उतारना चाहता था। वो सच में पिस्ड था, जिसने जियो को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसने उसे बहुत टाइटली लपेटा था। ब्रो को उस समय की ट्रॉमेटिक मेमोरीज आ रही थीं जब उसे पर्सनली एक इलेक्ट्रिक चेयर से बांधा गया था, शॉक्ड और बर्न्ड टू नो एंड। पर ये टाइनी फ्रेंच फ्राई को दूसरे लोगों के लेग्स पर अटैक करने से रोकने का सेफेस्ट पाथ है। जब ये आदमी अपने एक्शंस के साथ कम टू टर्म्स करने की कोशिश कर रहा है, ब्रो को अचानक एहसास होता है कि फ्रिटर पहले ही चला गया है। रियलिटी शैटर हो जाती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट लिटिल पप पहले ही फ्री होकर एस्केप कर चुका था। और ये हमें करंट मोमेंट पर लाता है, जहां ये आदमी अपनी लाइफ के लिए बोल्ड कर रहा है। आंसू हर ऑरिफिस से स्पिलिंग आउट हो रहे हैं। वो स्ट्रीट्स में डैश करता है, हर डंपस्टर ये यहाँ तक कि अंडरग्राउंड में एक आंसर ढूंढ रहा है। अपनी सर्च के बावजूद जियो को बस कोई आंसर नहीं मिल रहा। उसे पता ही नहीं कि उसे देखना कहाँ चाहिए। वो लिटिल वन की कंडीशन के लिए एंग्शियस है और उससे पहले ही टेरिबल थॉट्स आ रहे हैं कि टाइनी वन किसी एक्सीडेंट या किसी और मेस्ड अप सिचुएशन में फंस गया होगा। ब्रो का रिएक्शन बहुत नॉर्मल है। जियो ने अभी अभी उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और अगले ही दिन उसने पप को खो दिया। उसी पल उसे अचानक कुछ एहसास होता है। उसने खुद को स्कूल में पाया और ठीक सामने वो स्टूपिड लिटिल पपी खुद को क्लीन कर रहा है। जल्दी करते हुए जियो को एहसास होता है कि पपी ने हयागी की सेंट का इस्तेमाल उसे ट्रैक डाउन करने के लिए किया होगा। पर जब ये दोनों एक मोमेंट बिता रहे हैं, पीटी टीचर उस किड को इंटेंस स्पीड्स के साथ डैश करते हुए नोटिस करता है। जियो को परवाह भी नहीं है और वो स्कूल ग्राउंड्स पर इन्वेट करता है, उसी जगह पर जहां एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। वो एक ट्री के पीछे छिप जाता है, एंटरटेनिंग स्कूल लाइफ पर रिफ्लेक्ट करते हुए।
यहाँ तक कि वो हार्ट म्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे कुछ स्टूडेंट्स की कॉन्वर्सेशन भी सुन लेता है। न्यूज़ में पहले ही आ चुका है कि फैसिलिटी एक स्पेसिफिक म्यूटेंट की रिकवरी के लिए वॉपिंग बिलियन 1 पे करने को तैयार है। इन गाइज को सिर्फ मनी की परवाह करते और हार्ट म्यूटेंट्स को आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते देखना जियो के लिए नॉर्मल पर्सन्स पर्सपेक्टिव को समझने के लिए काफ़ी है। उसे एहसास होता है कि वो इन गाइज के आसपास डेंजर में है और वो फ्रिटर को हंट करता है, उसे बैक में लोकेट करता है। कुछ वॉनबी टिकटॉकर गर्ल्स ट्रेंड्स बना रही हैं और ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे वे प्लैनेट पर सबसे बैडेस्ट हैं। अचानक रियल बैट, जिसे हाफ फ्रेंच फ्राई के नाम से भी जाना जाता है, क्लब में आता है और उनका अटेंशन चुरा लेता है। वे उस पर सूनिंग कर रही हैं और पपी को फ्लेक्स करने के लिए पिक्चर्स ले रही हैं। तभी अचानक हमारे बॉय की ग्लूमी फिगर फ्रेम में आती है, जिससे वे बुरी तरह डर जाती हैं। गर्ल्स सोचती हैं कि वो क्रीपी है, उसे पर्वर्ट कहती हैं, जबकि जियो को पता नहीं क्या करना है। वो एक फ्लस्टर्ड फेस के साथ अपोलोजाइज करता है, जिससे गर्ल्स का अफेक्शन जीत लेता है। वे अज्यूम करती हैं कि वो अपने क्लोथ्स की वजह से कोई फ्रेशमैन हो सकता है, यहाँ तक कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट भी। पर वो एक रिकॉर्डिंग को इंटरप्ट करने के लिए अपोलोजाइज करता है। हिलेरियसली गर्ल्स उसे उन्हें ज्वाइन करने के लिए ऑफर भी करती हैं, पर वो रिजेक्ट कर देता है। उनमें से बैडी उसका इंस्टाग्राम मांगती है। ये पहली बार है जब मिनजोंग ने किसी डूड पर एडवांस किया है, तो ये शॉकिंग है। इस सेम गर्ल के 100,000 फॉलोअर्स हैं, तो वो एक बोनाफाइड इन्फ्लुएंसर है। मिनजोंग दरअसल इस गाय को एंगेजमेंट बेट के तौर पर यूज़ करना चाहती है, क्योंकि वो क्यूट है और उसे लगता है कि वो इतनी हाई एंड माइटी है कि कोई उसे कभी रिफ्यूज़ नहीं करेगा। एक्सेप्ट जियो उसे रिफ्यूज़ कर देता है, स्टेटिंग कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिच के ईगो को सेकंड्स में ऑब्लिटरेट करते हुए। वो माफ़ी में अपना हेड नीचे करता है, जबकि मिनजोंग और उसकी फ्रेंड्स उसके रिजेक्ट होने के शॉक को प्रोसेस करती हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गर्ल एक्सप्लोड होने वाली है। ब्रो बस अपने डॉग को लेता है, उसकी रैम्बलिंग्स को इग्नोर करता है और सिर्फ फ्रिटर की सेफ्टी की परवाह करता है। उसी पल एक रेड हेड पंक आता है, क्वेश्चनिंग कि ये न्यू गाय कहाँ से आया। टेऊ को मिनजांग के लिए हॉट्स हैं और उसके बडीज सभी सोचते हैं कि ये शाय किड जानबूझकर अपने पपी का इस्तेमाल उससे बात करने के लिए कर रहा है। वो पिस्ट हो जाता है, ये एक्सेप्ट करने में असमर्थ कि कोई उसकी मील पर प्रेइंग कर रहा है। तो टेऊ बॉल ग्रैब करता है और उसे एक लेसन सिखाने के लिए फुल स्पीड से स्लैम करने का फैसला करता है। बॉल कांटेक्ट बनाती है और सीधे हमारे बॉय की ओर जूम करती है, जिसे पता भी नहीं कि वो कहाँ से आई। जियो कैजुअली उस पर ग्लांस करता है बिना हिले, तो बॉल लिटरली उसके फेस पर फुल रिकॉइल के साथ स्मैश होती है, शूटिंग बैकअप। गर्ल्स उसे चेक करने के लिए देखती हैं, रियलाइजिंग कि जियो हर जगह ब्लीडिंग कर रहा है। ऑल इनोसेंट और क्यूट एक्ट करते हुए ट्यू प्रिटेंड करता है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था, जबकि मिंगजोंग उसे लगभग मारने के लिए स्कोल्ड करती है। जो बात हमारे बॉय को सच में पिस्ट करती है, वो ये नहीं कि उसके फेस पर स्लैम किया गया, बल्कि ये कि उसका पपी यहाँ लगभग हर्ट होने वाला था। वही पपी अभी ऐसा दिख रहा है जैसे वो एक लवायथन को डिवावर कर देगा। ट्यू हंसता है। हमारा बिग माउथ हमारे बॉय को बिलिटल करने की कोशिश करता है, पर अचानक रियलाइज करता है कि उसकी क्रश देख रही है, तो वो सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है। प्रिटेंशियसली ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे जियो की कंडीशन की परवाह है। हमारा बॉय बस इस गाय को एक वार्निंग के साथ जाने देता है, क्योंकि उसने एक पेट की सेफ्टी को थ्रेटन किया था। पर क्योंकि ट्यू ने अपोलोजाइज किया, वो सब कुछ के साथ ओके है और चला जाता है। ट्यू इस सिचुएशन को जैसा रिजॉल्व हुआ था वैसे ही जाने दे सकता था, पर इस गाय ने किसी वजह से स्टक अप हिज एस किया है। इस बीच हमारा बॉय बस खुश है कि उसने इस प्रोसेस में अपना डियर पप नहीं खोया, और आज के एडवेंचर की बदौलत उसे ये भी देखने को मिला कि स्कूल कैसा दिखता है। उसका इसके बारे में एकमात्र इम्प्रेशन है कि एनवायरनमेंट फन लगता है, और वो सोचता है कि क्या वो भी यहाँ एनरोल करके फ्रेंड्स बना सकता है। उसी पल टीयू आता है, जियो के स्पेस पर इन्वेट करता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो एक और अपॉलॉजी के लिए यहाँ है। उसे मेक इट अप करने के लिए पंख हमारे बॉय को कुछ ब्रेड से ट्रीट करने का ऑफर करता है, जो जियो के लिए एक स्ट्रेंज ऑफर है, जो कई स्वीट सॉल्यूशंस के बारे में सोचता है। ब्रो इतना नाइव और एक्साइटेड है कि वो एक्चुअली ऑफर से अग्री कर जाता है, जबकि टेऊ पप के लिए कुछ फूड भी खरीदने के लिए अग्री करता है। पर जैसे ही वे एक कॉर्नर में टर्न करते हैं, ये जियो को बैकफुट करता है लाइक अब उसके पास किड है जहां वो उसे चाहता है, उसके सभी गूंस के साथ, जो सभी उसे डंस होने के लिए फन करते हैं। यहाँ 1 दर्जन है और उनकी प्लान है किड को कुछ रियल फिस्ट्स पर फीस्ट करवाना। टेऊ अपने बुली फ्रेंड्स के साथ लाफ्स करता है जैसे वे जियो को वीकलिंग कहते हैं, उसे इतना नाइस और स्टूपिड होने के लिए मॉक करते हैं। फिर वो सीधे जियो पर टर्न करता है
पूछ रहा है कि वो क्लूलेस क्यों एक्ट कर रहा था और प्रिटेंड क्यों कर रहा था कि उसे पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा हीरो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि टीयू किस बारे में बात कर रहा है। वो इंसिस्ट करता है कि उसने कहीं भी एक्टिंग नहीं की या कोई भी शो नहीं किया, क्योंकि बॉय को जेन्युइनली नहीं पता कि उसने क्या गलत किया। तभी टाइडू फाइनली पॉइंट पर आता है। वो जानना डिमांड करता है कि हमारा हीरो उसकी क्रश मिन जोंग पर क्यों हिटिंग कर रहा था। उसकी वॉइस लाउडर हो जाती है और वो क्लोजर आता है, उसे थ्रेटनिंग करते हुए कहता है, जो ऐसे गाय जैसा लगता है जो सिर्फ एक स्मैक के बाद क्राई करेगा और क्रॉल अवे करेगा। वो स्नियर करता है और पूछता है कि ये सडन फेक ब्रावाडो कहाँ से आ रहा था, क्योंकि राइट नाउ उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर थ्रेट्स आती रहती हैं, जैसे जियो सुनता है कि टियो उसे कैसे मैसअप करने वाला है। वो स्वेर करता है, पर जियो एक चिल गाय का एपिटमी है, जैसे वो बस खड़ा है। इस बीच बाकी बुलीज वॉनबी गैंगस्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, सीन को सर्कल करते हुए और एंटायर एक्सचेंज पर लाफ करते हुए। वे ताइगू को कहते हैं कि न्यू बॉय पर इतना सीरियसली मत ले, क्योंकि वो इतना स्क्रॉनी है कि एक सॉलिड किक उसे हॉस्पिटल में लैंड कर सकती है। वे हमारे हीरो के डॉग को भी मॉकरी में ड्रैग करते हैं, जोक करते हुए कि स्कूल में डॉग लाना गर्ल्स को इम्प्रेस करने का कोई आउटडेटेड ट्रिक होगा, इसे स्ट्रेंज और क्रिंज एज हेल कहते हुए। फिर भी इनमें से कुछ भी टेओ को काम नहीं करता। अगर कुछ, तो ये उसके एंगर को फीड करता है। वो हमारे हीरो को बिरेट करना जारी रखता है, उसे एक्यूजेशन के बाद एक्यूजेशन के साथ प्रेस करता है। जियो धीरे धीरे रियलाइजिंग कि वो कितना फूलिश रहा है, डिसबिलीफ में अपने फॉरहेड पर स्लैप करता है। उसने एक्चुअली सोचा था कि टीयू ने उसे हैंग आउट करने के लिए बुलाया था। उसने एक ब्रीफ और नेइव मोमेंट के लिए बिलीव किया था कि इन्विटेशन जेन्युइन था। इसके बजाय ये बस एक पॉइंटलेस फाइट के लिए एक सेटअप है। फिर भी हमारा हीरो टाइगू और उसके हॉट हेडेड मेटल टाउन ब्रावाडो से बेहतर जानता है। वो बेट पर राइज करने से रिफ्यूज करता है। अपनी कंपोजर बनाए रखने की कोशिश करते हुए वो टीओ को बताता है कि अगर उसकी प्रेजेंस उसे इतना अनकंफर्टेबल कर रही है तो वो चला जाएगा। वो इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी नहीं है और वो ताइगू जो भी ट्विस्टेड वर्जन ऑफ माचो फाइट स्टेज करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ प्ले अलोंग करने से रिफ्यूज करता है। जैसे ही जियो वॉक अवे करने वाला होता है, बुलीज में से एक उसके सामने स्टेप करता है और उसका पाथ ब्लॉक करता है, स्नियरिंग करते हुए कि उसमें एक्चुअली लीव करने की नर्व है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस बार हालांकि जियो की वॉइस फर्म है। वो बॉय को मूव आउट ऑफ द वे करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके प्रेशियस पपी फ्रिटर को फ्राइटनिंग कर रहा है। यहाँ तक कि लिटिल फ्रिटर भी एंग्री लग रहा है। इरिटेटेड होकर बुली अपना हैंड रेज करता है और हमारे हीरो को अक्रॉस द फेस स्लैप करने की कोशिश करता है। फ्रिटर को जियो की तरह एक मट कहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुअर पपी उस पर बाग करने की डेयर करता है। पर इससे पहले कि उसका हैंड कांटेक्ट भी बना पाता, हमारा हीरो मूव करता है। अगले सेकंड में उसकी फिस्ट बुली के फेस पर क्लीनली कनेक्ट करती है, उसे बेसबॉल की तरह बैकवर्ड फ्लाइंग भेजती है जो पार्क से स्ट्रेट आउट हिट हुआ हो। वो ग्राउंड पर हार्ड लैंड करता है, स्प्रॉल्ड आउट और स्टन्ड। एक पल के लिए हर कोई बस स्टेयर करता है। वे पजल्ड हैं, लगभग ऑफेंडेड, जो वे देख रहे हैं। उनका सो कॉल्ड हंक फ्लोर पर क्यों लाइंग है, पेन में ग्रोनिंग कर रहा है। फिर रियलाइजेशन उन सब पर एक साथ क्रैश करती है कि इस ग्रोनी किड ने एक्चुअली अपना आर्म स्विंग किया और अपने फ्रेंड को हिट करने की डेयर की और उसे फ्लाइंग भेज दिया। एंग्री होकर वे जियो पर चार्ज करते हैं, पर जो वे नहीं समझते वो ये कि जियो ब्लड थर्स्टी नहीं है, पर वो खुद को डिफेंड करना कभी नहीं रोकेगा। कुछ फियर्स उसके अंदर लाइट अप होता है और सेकंड्स के भीतर वो स्टार्टलिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है। वो पंच के बाद पंच लैंड करता है और एली में लिटरली मेन रेन कर रहे हैं। और इन सब के दौरान फ्रिटर हमारे हीरो के आर्म में सेफली टक्ड रहता है, प्रोटेक्टेड और सरप्राइजिंगली काम। फाइनली हमारा हीरो टेओ के सामने खड़ा है। जैसे ही वो उसे फेस पर स्ट्राइक करने वाला होता है, वो लास्ट सेकंड में अपना पंच रीडायरेक्ट करता है और इसके बजाय उसे अपने बगल की वॉल में ड्राइव करता है। इम्पैक्ट से वॉल लाउडली क्रैक करती है। हमारा हीरो अपनी फिस्ट लोअर करता है और हमली टेओ को बताता है कि उसने उन्हें डायरेक्टली स्टॉप करने के लिए कहा था, क्योंकि वे उसके लिटिल पपी को स्कैर कर रहे थे। क्रैक्ड वॉल का साइड काफ़ी है। बचे हुए बुलीज पेल पड़ जाते हैं और टर्न करने और रनिंग करने से पहले बैक अवे करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ऑलमाइटी टाइगू, जो कुछ ही मिनट्स पहले टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा था, अब स्पीचलेस खड़ा है। अगर एक वॉल ऐसे क्रैक कर सकती है, तो अगर जियो का पंच उस पर लैंड करता तो उसका हेड एक पीस ऑफ कैंडी की तरह क्रश हो गया होता। रियलाइजेशन उसे हार्ड हिट करती है कि उसने रॉन्ग पर्सन से मिस किया है।
टीयर्स नोट्स के साथ मिक्स होते हैं, जैसे वो अचानक हमारे हीरो के सामने बाव करता है, ओवर एंड ओवर अगेन अपोलोजाइजिंग करता है। डेस्परेट होकर वो अपना फ़ोन पुल आउट करता है और जियो को अपने पपी की एक पिक्चर दिखाता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो डॉग को हिट नहीं करने वाला है, कि वो भी एक डॉग ओनर है और कभी एक प्रेशियस लिटिल एनिमल को हार्म नहीं करेगा। वो फोटो स्वाइप करता है ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि उसका पपी कितना क्यूट है, उसे मर्सी के लिए एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करते हुए। हमारा हीरो एक 7 ईयर ओल्ड जितना नाइव पिक्चर्स देखता है और सोचता है कि डॉग जेन्युइनली अडोरेबल है। चूंकि केयू भी एक डॉग ऑनर है, शायद वो आफ्टर ऑल पूरी तरह बैड नहीं है। जियो कुछ नहीं कहता, पर एक डिफरेंट रियलाइजेशन उस पर डॉन करती है। उसने अपनी स्ट्रेंथ का जितना उसने इंटेंट किया था उससे ज़्यादा यूज़ किया है और अब वो अचानक बहुत हंग्री है। उसने आज कुछ नहीं खाया है और वो एम्प्टीनेस उसे मेस करना शुरू कर रही है। ट्यू इस शिफ्ट को अंडरस्टैंड करने में असमर्थ अज्यूम करता है कि जियो उन्हें फॉरगिव करने का प्रिटेंड कर रहा है, बस सिचुएशन से कुछ फूड पाने के लिए। इस बीच कीजी अपनी क्लासरूम में क्वाइटली स्टडिंग कर रही है, कंप्लीटली अनअवेयर कि उसका न्यू फ्रेंड बाहर स्कूल ग्राउंड्स में केओस फैला रहा है। अभी के लिए ये उसकी कोई कंसर्न नहीं है। कैफेटेरिया में टियो हरीडली हमारे हीरो को अंदर लीड करता है और उसे स्नैक्स का एक पाइल खरीदता है। जिस पल जियो फूड देखता है, उसका माउथ वाटर करना शुरू कर देता है। तो फिर नन्ना फ्रिटर भी इतने सारे ट्रीट्स देखकर खुशी से झूम उठता है। टेगो देखता है हमारा हीरो और फ्रिटर स्नैक्स खा रहे हैं और वो सोचता है कि हमारा हीरो पागल है, पागल स्ट्रांग है, पर असल में एक पूरा लूजर लगता है। वो बड़बड़ाता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो इस जैसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी हाल ही में जियो ने वन पंच से किसी को सचमुच उड़ा दिया था। टेगो सोचता है कि क्या हमारा हीरो कोई बॉक्सर या एथलीट हो सकता है, पर अगर वो होता भी तो ऐसी दीवार तोड़ना तो नामुमकिन है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। उसे यकीन है कि उसे रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, तो वो अपना फ़ोन उठाता है और अपने भाई यंग चिल को फ़ोन करता है, जो 20 साल का एक गैंगस्टर है और अपने दोस्तों के साथ पोकर खेल रहा है। वो मदद मांगता है, बताता है कि वो फंस गया है क्योंकि उसे किसी रैंडम आदमी ने पीट दिया है। यंग चिल किसी रैंडम आदमी को पीटने में टेओ की मदद करने में खुश नहीं है, पर टेओ बहस करता है कि जियो सच में बहुत स्ट्रांग है और सचमुच उससे भीख मांगता है कि इस बार उसकी इज्जत बचा ले। एक और गैंग मेंबर पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और यंग चिल टेओ का मजाक उड़ाता है, पर चूंकि वो बोर हो रहे हैं, वे मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। यंग चिल उसे बताता है कि वो बाद में आएगा और टेओ को हमारे हीरो को उनके पास लाना चाहिए। टेओ फोन काटता है, मुस्कुराता और स्मर्क करता हुआ, सोचता है कि उसने सुना था जियो अब मर गया है। पर अगले ही पल हमारा हीरो उसके पास आता है और अपना कुछ खाना पेश करता है। कहता है कि उसे खाते हुए अकेलापन महसूस हुआ और वो शेयर करना चाहता है। टेओ मना कर देता है, कहता है कि वो सब कुछ जियो के लिए लाया था, यहाँ तक कि और खाना भी ऑफर करता है। फिर जियो फ्रिटर के साथ शेयर करता है, जिससे टियो सोचता है ये लूजर इतना स्ट्रांग कैसे है। वो हमारे हीरो का हाथ नोटिस करता है और महसूस करता है कि जब उसने दीवार पर पंच मारा था तो उसकी कलाई में चोट लगी थी, पर अब वो पूरी तरह नॉर्मल है। वो डॉट्स को जोड़ना शुरू करता है। उसे एक ऑनलाइन वीडियो याद आता है हार्ट म्यूटेंट्स के बारे में, जो हर शेप्स और साइजेस में आते हैं, जनसंख्या के 0.001% से भी कम होते हैं, पर फिर भी असल जिंदगी में अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग होते हैं। छिपकर टियो सीधे जियो से पूछता है कि क्या वो एक हार्ट म्यूटेंट है। हमारा हीरो ट्विटर पर एक कॉइन थूकता है, इसे डिनाई करने की कोशिश करता है, पर वो झूठ बोलने में बहुत बुरा है, दर्दनाक रूप से ऑब्वियस। टियो का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसने पहले कभी किसी हार्ट म्यूटेंट से मुलाकात नहीं की थी और हमारा हीरो एक नॉर्मल इंसान जैसा लगता है। जियो कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी चिंता में टियो फिर से यंग चिल को फोन करता है। जब वो उसे बताता है कि जियो एक हार्ट म्यूटेंट है तो उसे अपनी लक पर भरोसा नहीं होता। हर कोई अलर्ट हो जाता है। टेओ राजी से फुसफुसाता है कि ये खतरनाक है और उन्हें मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए, पर यंग चिल मना कर देता है। कहता है कि ये और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है और वे हमारे हीरो को ठीक से हैंडल करेंगे। टेओ राजी हो जाता है, पर हमारा हीरो बीच में ही टोकता है। कहता है कि उसका खाना हो गया है और टेओ को बस घर चले जाना चाहिए। टेओ बहस करने की कोशिश करता है कि चूंकि लंच ब्रेक का काफ़ी समय बचा है, उन्हें कुछ करना चाहिए, क्लास स्किप करनी चाहिए और हैंग आउट करना चाहिए। वो जियो को आर्केड ले जाता है। चमकदार गेम्स और फ्लोर देखकर जियो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता, यहाँ तक कि टेओ भी कंफ्यूज्ड है। ये जियो का आर्केड में पहली बार है
और वो शर्माते हुए मानता है कि उसे कभी नहीं पता था कि ऐसी जगहें भी होती हैं। सब कुछ उसे हैरान करता है। एक सिंपल क्लॉ मशीन भी उसे दुनिया का 7वां अजूबा लगती है। जियो नोटिस करता है कि मशीन में वही लबूबूस डॉल है जो उसने पहले हिजाई के हैंडबैग पर देखी थी। टेओ कंफ्यूज्ड है। अगर जियो को लबूबूस के बारे में भी नहीं पता तो उसने अपनी जिंदगी में क्या किया है। टेओ पैसे डालने का ऑफर करता है ताकि हमारा हीरो ट्राई कर सके, पर हमारा हीरो क्लॉ गेम में बुरा है। तो टेओ आगे बढ़ता है और लबूबूस जीत लेता है। जियो एस्टैटिक है। अब उसके पास हिजाई जैसी ही डॉल है। उसे ये नहीं पता कि ताइगो उसके पीछे चुपचाप काम कर रहा है। उसे तब तक बिजी रखे हुए हैं जब तक गैंगस्टर्स आ नहीं जाते। टियू सुझाव देता है कि वे कैरियोके रूम में चलें। वो हमारे हीरो से एक गाना चुनने और गाने को कहता है। जियो कहता है कि उसे कोई गाना नहीं आता, पर तेगु जिद करता है कि कुछ तो होगा जो उसे आता होगा। जियो इकलौता गाना जो उसे आता है, एक नर्सरी राइम गाना शुरू करता है, पर इतनी पैशन के साथ कि ये लगभग अडोरेबल लगता है। टियू विश्वास नहीं कर पाता कि एक बड़ा आदमी बच्चों का गाना गा रहा है और सोचता है कि क्या हमारा हीरो एक्टिंग कर रहा है। जियो बताता है कि ये सचमुच इकलौता गाना है जो उसे उसकी माँ ने सिखाया था, इससे पहले कि वे 7 साल की उम्र में अलग हो गए। तब से उसने एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी है और उसे पॉप कल्चर के बारे में नहीं पता। ये सुनकर तेओ दुखी महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि जियो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सका और उसे शक होता है कि कुछ गहरा चल रहा है। वो इमोशनल हो जाता है और पैसे ऑफर करता है। कहता है कि चूंकि हमारा हीरो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सका, वो उसे सिखाएगा कि एक टीनेजर की तरह कैसे जिया जाए। वे अलग अलग गेम्स खेलते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और यहाँ तक कि डांस भी करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, हमारा हीरो हर चीज में बुरा है। थोड़ी देर बाद वे आर्केड से निकल जाते हैं। ताइगो अत्यधिक फन के कारण जोर से सांस ले रहा है। वो कबूल करता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतना फन कभी नहीं किया। वो अपना फोन चेक करता है और अपने भाई यंग चाओल का कॉल देखता है। उसे एहसास होता है कि समय बीत चुका है और वो अपना दिया गया काम भूल गया। वो जियो और फ्रिटर के साथ फोटो बूथ की तस्वीरें देखता है। सोचता है कि दुश्मन के साथ तस्वीरें लेने के लिए वो एक इडियट है, पर जियो की नाइविटी उसके दिल में कुछ बदल देती है। वो अकेला एलीवे में जाता है। हमारे हीरो को वादा के मुताबिक नहीं लाता। वो यांगचो से माफी मांगता है, कहता है कि उससे गलती हो गई थी और हमारा हीरो असल में म्यूटेंट नहीं है। गैंगस्टर्स नाराज होते हैं, कहते हैं कि उसने उनका समय बर्बाद किया, पर ताइगू परसिस्टेंट है। अंदर से वो जानता है कि उसके एक्शन सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं है, बल्कि जियो और उसकी पर्सनालिटी के कारण है। उसने जियो से पूछा था कि क्या कुत्ता ही उसकी इकलौती फैमिली है, और उसे एहसास हुआ कि हाँ, ऐसा ही है। ताइगू को अफसोस होता है, पर वो समझता है कि उसका अपना पपी ही उसकी जिंदगी है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। वो कबूल करता है कि पहले जब दोस्तों ने फ्रेटर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी तो उसे भी लगभग गुस्सा आ गया था। ये सिर्फ पपी के बारे में नहीं है, ये हमारे हीरो और उसके कुत्ते के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में है। जब ताइगू वहां खड़ा होता है, एक फिस्ट उसके चेहरे की तरफ उड़ती है, उसे जमीन पर गिरा देती है। अचानक योंगशिल उसे सिर से उठाता है, म्यूटेंट के ठिकाने के बारे में पूछता है और इस बार योंगशिल तेओ के भाई जैसा नहीं दिखता। योंगशिल तेओ से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर तेओ सिर्फ उस अनमोल याक के बारे में सोच सकता है जो उसने हाल ही में जियो के साथ बनाई थी। योंग चियल उसे डांटना जारी रखता है, कहता है कि हर कोई म्यूटेंट को पकड़ने के लिए वहां इकट्ठा हुआ है और वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके पास एक म्यूटेंट हिरासत में नहीं आ जाता। वो ताइगू को बात करना शुरू करने को कहता है अगर वो अपनी इज्जत बचाना चाहता है। ताइगू परसिस्टेंट है, जिद करता है कि ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो बताता है कि उसने पूरा दिन हमारे हीरो के साथ बिताया और अगर जियो सच में एक हार्ट म्यूटेंट होता तो उसे कुछ अजीब महसूस होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा हीरो बस एक लूजर है जो आर्केड में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता और सॉकर खेलते हुए हाफ जाता है। तह्यू एक काइंड जेस्चर के रूप में मुस्कुराने की कोशिश करता है, मानता है कि उसने गलती से योंगचो का समय बर्बाद किया, पर योंगचो खुश नहीं है। योंगचिल फिर ताइगू को गले लगाता है, माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो नाराज है कि उसने उस पर चिल्लाया और उसे मारा। इससे पहले कि ताइगू जवाब दे पाता, यंग इशारा करता है कि उसके चेहरे पर लिखा है कि वो झूठ बोल रहा है और पूछता है कि उसने आखिरी मिनट में अपनी कहानी क्यों बदली। यंग जारी रखता है, कहता है कि म्यूटेंट वो नहीं है जो तैयू सोचता है। वे डरावने नहीं लगते, पर वे इंसानों जैसे नहीं हैं। वे खतरनाक हैं, दुनिया को एक बहुत ही हैजर्डस जगह बनाने में सक्षम है। टीगू को बस सच बता देना चाहिए ताकि वे सब चले जाएं। यंगचिल यहाँ तक बहस करता है कि अगर टीगू उनकी चिंता कर रहा है और वे एक म्यूटेंट के हाथों हार सकते हैं तो उसे रेकलेसली बिहेव नहीं करना चाहिए। टीगू फिर से एक स्टबर्न बैस्टर्ड की तरह मना कर देता है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, यंगचिल कहता है कि $500 है रिवॉर्ड म्यूटेंट को बॉस को सौंपने का, जिसे वो काफ़ी जनरस मानता है।
यंगचिल समझाता है कि अगर टीगू म्यूटेंट को डिलीवर करता है तो उसे भी रिवॉर्ड मिलेगा। वो बताता है कि उसने पहले ही एक ब्रोकर को तैयार कर लिया है जो हार्ट म्यूटेंट्स को हैंडल करता है और इसे बिना किसी लूज एंड्स के हैंडल किया जाएगा। टाइगू को एहसास होता है कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। हाल ही में किडनैपर्स देश भर में हार्ट म्यूटेंट्स को निशाना बना रहे हैं और अफवाहें दावा करती हैं कि गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटीज़ उन्हें पैसे के लिए खरीदती हैं। उसने सोचा था कि ये सिर्फ गॉसिप है, पर अब वो इसे अपनी आंखों से देख रहा है। वो इसे होने नहीं दे सकता, तो वो फिर से माफ़ी मांगता है, जिद करता है कि जियो बस एक नॉर्मल आदमी है। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, यंग उसे लात मारता है, उसे उड़ा देता है। ये वार उसके फेफड़ों को चोट पहुंचाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यंग चील उसे अपने पैरों से पीटना शुरू करता है, उसके सिर पर बार बार स्टॉम्प करता है, उसे कुचलता है, उसे बोलने पर मजबूर करता है। टाइगू के पैर सीधे हो जाते हैं और दर्द उसे सीधा एक फ्लैशबैक में ले जाता है। कुछ समय पहले टाइगू को बुलीज ऐसे ही पीट रहे थे जब तक एक ऊंची आवाज ने उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया। वो यंग चा था अपने दोस्तों के साथ। तब वे गैंगस्टर्स नहीं थे और उन्होंने तेऊ को मौत तक पीटे जाने से रोका। तेऊ एक छोटा बच्चा बचाए जाने पर खुश था, पर अपमानित महसूस कर रहा था। यंग शील ने उसे दिलासा दिया, कहा, हम एक ही जिम में हैं और वो तेऊ को इन लड़कों से पिटने से बचाएगा। तब यंग शील लॉयल लगता था, थोड़ा कूल और ज्यादा फाइटर नहीं। तो तेऊ उसी जैसा बनना चाहता था, पर अब उसका अपना मेंटोर और दोस्त उसे बार बार मार रहे हैं जब तक वो जमीन पर एक पल्प न बन जाए। यंग शील जिद पर अड़ा रहता है, दावा करता है कि तेऊ उनके सामने झूठ बोल रहा है। वो टिप्पणी करता है कि तेऊ में लॉयल्टी है जो कि बैडएस है, पर यह गलत जगह पर है, ये उसी की होनी चाहिए। वो चेतावनी देता है कि अगर टाइगो म्यूटेंट को किसी और ब्रोकर को बेचने की सोच रहा है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 मिलेंगे, पर वो सीधे खतरे में होगा। वो अपने गैंगस्टर्स को एक चेन लाने का इशारा करता है, उसे अपने हाथ के चारों ओर लपेटता है और कहता है कि वो टाइगो को दिखाएगा कि एक गैंगस्टर की तरह कैसे जिया जाता है। इस बार टाइगो पीछे नहीं हटता, कहता है कि वे पूरी तरह से अनकूल है। योंगचो लगभग सांस लेना बंद कर देता है, शॉक्ड। यहां तक कि टाइगो भी कंफ्यूज्ड है कि वो योंगचो को क्यों इंस्टिगेट कर रहा है। गुस्साया यंगचो वार करने की तैयारी करता है, जैसे ट्यू बार बार माफी मांगने की कोशिश करता है, जिद करता है कि वो गलती से बोल गया। पर जैसे ही यंगचो उसे मारने वाला होता है, एक स्ट्रांग हाथ उसे रोक देता है। ये हमारा हीरो है। वो कहता है कि अगर यंगचो किसी को चेन्स लपेटे हुए हाथ से मारता है तो इससे मैसिव इंजरी होगी। हर कोई कंफ्यूज्ड है क्योंकि इस अजीब बच्चे की हिम्मत कैसे हुई उनके बॉस को रोकने की। यहाँ तक कि ट्यू भी स्टंड है, सोच रहा है कि हमारा हीरो ने ढूंढा कैसे। जियो नीचे झुकता है, कहता है कि वो ट्यू को ढूंढने आया था क्योंकि उसे आने में बहुत देर हो रही थी। टीगू उसे भागने की चेतावनी देने की कोशिश करता है और कबूल करता है कि उसी ने उन्हें उसे पीटने के लिए बुलाया था। यहाँ तक कि उन्हें यह भी बताया था कि हमारा हीरो एक हार्ट म्यूटेंट था। जियो कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। टीगू जवाब देता है कि वो बस पिस्ड था क्योंकि जियो ने उसे मारा था, कि वो रिवेंज चाहता था और वो माफ़ी मांगता है, पर हमारा हीरो उस बात की परवाह नहीं करता। जियो पूछता है कि वो उन्हें चेन से उसे क्यों मारने दे रहा है। हर कोई कंफ्यूज्ड है जब कोई जियो पर बेसबॉल बैट स्विंग्स करता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। अगले ही पल सारे थग्स उसे अपने बैट से मारना शुरू कर देते हैं, जबकि फ्रिटर भौंकता है और टीगू हमारे हीरो को बचाने की कोशिश करता है। एक लड़का नीचे झुकता है, पूछता है कि उसने उन्हें इंटरप्ट कैसे किया, पर अगले ही पल टाइगू सारा खून अब्जॉर्ब कर लेता है और थग को पंच मारता है, उसे उड़ा देता है। हर कोई देखता है जैसे जियो मलबे से उठता है और यांगियल अपने सभी गैंग मेंबर्स को हमला करने का आदेश देता है। हमारा हीरो रिलेंटलेस है, उन्हें चेहरे, छाती, पैरों और ग्रॉइन में मारता है, यहाँ तक कि कुछ बार खुद पर लेता है और 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। हर कोई कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि वो इंसान कैसे हो सकता है जिस तरह से वो लड़ता है। यंग चॉल मामलों को अपने हाथों में लेता है और उसे स्टैबिंग करने के लिए दौड़ता है, मॉकिंग करता है उसे हार्ट में स्टैबिंग किए जाने का। वो फुसफुसाता है जैसे वो बार बार स्टैबिंग करता है, जियो के मरने की उम्मीद करता है, पर जियो उसे रोकने के लिए डैगर अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर कि हमारा हीरो अभी भी खड़ा है, यंग चॉल थोड़ा डर जाता है, सोचता है किस तरह का हार्ट स्टैबिंग किए जाने पर भी अनहार्म रह सकता है। हमारा हीरो जवाब जानता है, पर कहता है कि उसे वो सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं है। वो यंग चिल को पैर में स्टैबिंग करता है, जिससे बहुत दर्द होता है। इस बीच सारे थग्स भाग जाते हैं, सोचते हैं कि वे एक म्यूटेंट का मुकाबला नहीं कर सकते, पर जियो इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है।
अब जब उन्हें पता चल गया है कि वो एक म्यूटेंट है, उनमें से कोई नहीं भाग पाएगा। वो उन सबको पल्प में पीट देता है। एक बार जब वो खत्म कर लेता है, टेऊ, जो बुरी तरह पीटा गया है, उसकी तरफ रेंगता है। कहता है कि वो एक एम्बुलेंस बुलाएगा। जियो उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। ताइगू कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि हमारे हीरो को स्टैबिंग कैसे हुई, और फिर से माफ़ी मांगता है। वो अपनी मुट्ठी उठाता है और खुद को बार बार मारता है। अपनी गलती के लिए खुद को कोसता है। मानता है कि वो सिर्फ कुछ कूल पॉइंट्स के लिए अपने दोस्त को बेचने के लिए तैयार था। वो कबूल करता है कि वो हमेशा उन लड़कों के साथ हैंग आउट करता था और तब सब कुछ किसी तरह ठीक लगता था। उसने सोचा था कि कूल दिखना ऐसा ही होता है, पर अब उसे एहसास होता है कि ये सब आदमी खतरनाक थे और उसे बैड कंपनी में नहीं होना चाहिए था। अचानक जियो ट्यू को अपनी नोज ब्लीड पोंछने के लिए एक क्लॉथ देता है। ये असल में एक पपी पीप पैड है, पर ट्यू परवाह नहीं करता और उसे इस्तेमाल कर लेता है। वो बड़बड़ाता है कि उसके जैसा कोई दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं है। हमारा हीरो बस मुस्कुराता है, कहता है कि उसे खुशी है कि ट्यू खुद को एक दोस्त मानता है और ये उसके लिए काफ़ी है। ये सुनकर जियो एक बार फिर टाइगू के दिल को छू लेता है और टाइगू बदले में उसे गले लगा लेता है। ट्यू को साफ है कि हमारा हीरो ही सब में असल कूल गाय है।